नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में त्राहिमाम। पाकिस्तान में पेट्रोल 145 रुपए लीटर, चीनी 150 रुपए किलो। विपक्ष ने इमरान सरकार को कोसा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। विश्व के प्रमुख नेताओं में कौन किस स्थान पर, यह आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर वार। शुरुआती शिक्षा सही नहीं, नायक और देशद्रोही में फर्क नहीं पता, ऐसा कहा है योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जगत प्रकाश नड्डा ने की पीएम मोदी की सराहना। बोले कोरोना में आगे बढ़कर किया देश का नेतृत्व। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईंधन पर टैक्स क्रोनोलॉजी। दिल्ली में बिना वैट घटाए कैसे 11 रुपये 75 पैसे लीटर सस्ता हुआ डीजल, आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में त्राहिमाम। पेट्रोल 145 रुपए लीटर, चीनी 150 रुपए किलो। और विपक्ष ने इमरान सरकार को कोसा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में मुद्रास्फीति लगातार 5वें सप्ताह बढ़ी है। देश के संवेदनशील मूल्य सूचकांक यानी कि CPI में जहां 0.67% की वृद्धि हुई है, वहीं साप्ताहिक मुद्रास्फीति भी अक्टूबर में 1.29% उछली है। और जरूरी खाद्य पदार्थों और पेट्रोल की कीमतें भी आसमान छू गई हैं, जिसके बाद और ज्यादा कंगाल हो गया है पाकिस्तान। विपक्षी दलों ने महंगाई के मुद्दे पर संसद में इमरान सरकार को घेरते हुए संयुक्त रणनीति बनाई है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक साप्ताहिक मुद्रास्फीति में मुख्य रूप से जिन चीजों के दाम में वृद्धि दर्ज की गई है उनमें टमाटर, चीनी और इसी के साथ तेल के समेत LPG गैस शामिल है। इमरान सरकार ने पेट्रोल के मूल्य में भी 8% का इजाफा करने की घोषणा की है। चीनी की कीमत पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगी होते हुए ये देश में 150 रुपये प्रति लीटर किलोग्राम बिक रही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल से महंगी बिक रही है चीनी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। विश्व के प्रमुख नेता में कौन किस स्थान पर, यह आपको बता दें दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि पीएम मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। ये बात अप्रूवल रेटिंग एजेंसी के सर्वे में भी साबित हो गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया साइट पर दी है। पिछले 2 महीने में जहां अन्य नेताओं की लोकप्रियता में गिरावट आई है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। 5 नवंबर को अपडेट किए गए इस सर्वे में पीएम मोदी दुनिया के कई राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से काफ़ी आगे हैं। पीएम मोदी ने विश्व के जिन नेताओं को पीछे छोड़ा है उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। शीर्ष 13 वैश्विक नेताओं में ये सबसे ज़्यादा है। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में ये बात सामने आई है। आपको बता दें कि सभी वयस्कों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार पीएम मोदी के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर 66% के साथ दूसरा, और इटली के प्रधानमंत्री मारिया ड्राघी ने 58% के साथ तीसरा स्थान। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने चौथा स्थान। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने 5वां स्थान, और जो बाइडेन जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने 6ठा स्थान इसमें पाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर वार। शुरुआती शिक्षा सही नहीं, नायक और देशद्रोही में फर्क नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र कई बार हो रहा है। जिन्ना की वजह से राजनीतिक समीकरण तो बदले ही हैं, कई मुद्दों पर विवाद भी खड़ा हो गया है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। नाम तो नहीं लिया, लेकिन यूपी की जनता को एक संदेश जरूर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि सरदार पटेल और जिन्ना का नाम एक साथ नहीं लिया जा सकता है। एक ने अगर देश को जोड़ने का काम किया था
तो दूसरे ने बंटवारा करवा दिया था। वहीं इसी वजह से योगी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसे शर्मनाक बयानों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब योगी आदित्यनाथ के इस हमले पर अखिलेश यादव ने उन्हें किताब पढ़ने और इतिहास को सही तरीके से समझने की नसीहत दी है, लेकिन इस पर भी सीएम योगी का जवाब पहले से तैयार रहा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शुरुआती शिक्षा सही नहीं होने से लोगों को नायक और देशद्रोही में फ़र्क नहीं पता चलता। ये भटकाव तभी शुरू होता है जब व्यक्ति एक ही तराजू में मित्र और शत्रु को तोलने लगते हैं। अब अखिलेश यादव पर तो हमला योगी आदित्यनाथ ने किया ही, पिछली सरकारों के दौरान हुए दंगों पर भी योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से बोला। मुख्यमंत्री के मुताबिक पहले त्योहारों के दौरान हिंसा होती थी, लोगों की आस्था के साथ खेला जाता था, लेकिन अब अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति चलाई जाती है। योगी ने इस बात पर भी खुशी जाहिर की है कि अब राज्य में कोई दंगा नहीं होता है और जो करने का प्रयास करता है उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती है कि वो नज़ीर बन जाती है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान तुष्टीकरण की रणनीति और राजनीति पर भी चोट की, जोर देकर बोला कि अगर हर किसी को विकास का फायदा मिलता है, किसी भी धर्म का तुष्टीकरण नहीं किया जाता। वहीं बीजेपी सरकार के विकास पर योगी ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम शिलान्यास भी करते हैं और लोकार्पण भी करते हैं। दूसरे दलों को जब नीयत साफ नहीं होती है, ऐसी स्थिति में धोखे से अगर सत्ता मिल भी गई, भले ही वो शिलान्यास कर लें, लेकिन जनता उनको लोकार्पण के लायक नहीं बनाती। आज 3 साल पहले परियोजनाओं का शिलान्यास किया था और आज फिर उनके लोकार्पण के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कब्रिस्तान का भी जिक्र कर दिया। उनके मुताबिक पहले खाद्यान्न गरीब को नहीं मिलता था, माफिया हावी होकर खाद्यान्न खा जाते थे और नेताओं का घर भरता था, गरीब देखता रह जाता था। और योगी आदित्यनाथ ने 700 मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। पहले ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल में चला जाता था, आज विकास के लिए पैसा खर्च हो रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे तो हम लोगों ने दिवाली की रात को 12-12 रुपए की कटौती करके छूट दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जगत प्रकाश नड्डा ने पीएम मोदी की सराहना, बोले कोरोना में आगे बढ़कर किया देश का नेतृत्व। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन का साहसिक निर्णय लेने और आगामी आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़कर देश का नेतृत्व किया। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उद्घाटन भाषण को संबोधित करते हुए जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का फैसला पीएम मोदी ने लिया था और इसके 3 महीने के भीतर ही पूरे देश में लोगों को सभी ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई। कोविड से लड़ने के लिए लागू की गई कार्यप्रणाली में 3T यानी कि ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट है। नड्डा ने कहा कि WHO ने कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। भाजपा प्रमुख ने हाल के चुनाव में वोट शेयर बढ़ाने के लिए पार्टी की भी प्रशंसा की। नड्डा ने कहा कि आम चुनावों से लेकर पंचायत चुनाव तक बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। वास्तव में जम्मू और कश्मीर में भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भाजपा प्रमुख ने यह भी कहा कि पीएम मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत में किसानों के उत्थान के लिए प्रगतिशील नीतियों और कानूनों को पेश करके देश में किसानों की समृद्धि सुनिश्चित की है। उन्होंने स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में केंद्र द्वारा लागू की गई नीतियों को भी सूचीबद्ध किया। पार्टी प्रमुख ने कहा कि ना तो दुनिया और ना ही देश ने कल्पना की थी कि भारत कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपना टीका लेकर आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने बहुत कम समय में कोविड के टीके बनाए और 100 करोड़ का टीकाकरण कराने में भारत कामयाब रहा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से ये सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया कि लोगों को उनकी दूसरी कोरोना वैक्सीन खुराक मिले। नड्डा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और असम और त्रिपुरा में विभिन्न शांति समझौते से केंद्र सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलों की सराहना की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईंधन पर टैक्स क्रोनोलॉजी, दिल्ली में बिना वैट घटाए कैसे 11 रुपये 75 पैसे सस्ता होगा डीजल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी
और वैट को लेकर राजनीति चरम पर है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार वसूलती है और वैट का पैसा राज्य के खाते में जाता है। जब आप पेट्रोल और डीजल पर पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को समझेंगे तो समझ पाएंगे कि असली राजनीति वहीं छुपी है। आइए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स क्रोनोलॉजी को समझते हैं। दरअसल दिवाली से ठीक एक दिन पहले अचानक केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है और उसके बाद बीजेपी शासित 10 राज्य, बीजेपी के साथ गठबंधन वाले 6 राज्य और गैर बीजेपी शासित इकलौते ओडिशा ने पेट्रोल डीजल पर अपने हिस्से से 2 रुपये से लेकर 12 रुपये तक वोट में कटौती का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि केंद्र के फैसले के बाद देश लगभग 16 राज्यों और 7 केंद्रीय शासित प्रदेशों ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती करने का ऐलान किया है, लेकिन 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अभी तक वैट पर कैंची नहीं चलाई है। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार में भी वैट नहीं घटाया गया है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जो एक्साइज, चीन ने दी सजा की धमकी, ताइवान का करारा जवाब, हमारे यहाँ बीजिंग का नहीं कानून का शासन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। चीन ने ताइवान की आज़ादी का समर्थन करने वाले नेताओं का नाम लेकर खुलेआम अंजाम भुगतने की धमकी दी है। चीन ने कहा कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करेगा, जिसके बाद ताइवान ने भी जवाब देने में देरी नहीं की और देरी नहीं करते हुए कहा कि हम अपनी आज़ादी और लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान की शांतिपूर्ण अपने देश में मिलाने की बात कही थी, जिसके जवाब में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कहा था कि हमारे भाग्य का निर्धारण चीन नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, चीनी स्टेट काउंसिल के ताइवान मामले के कार्यालय के प्रवक्ता जू फेलियांग ने कहा कि चीन जिद्दी अलगाववादियों को दंडित करेगा। तो दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच में जंग बस छिड़ने को है और जब चीन ने दी ताइवान को धमकी तो ताइवान ने भी दे दी चीन को चेतावनी और कहा कि हमारे यहाँ बीजिंग का नहीं कानून का शासन चलता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दुरंत रेखा विवाद पर तालिबान को ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान, दे दी है धमकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान दुरंत रेखा विवाद को लेकर तालिबान को ब्लैकमेल कर रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान को धमकी देते हुए कहा कि यदि सीमा पर बाड़ लगाने से इनकार किया तो अफगानियों के दुरंत रेखा के आर पार जाने पर रोक लगा दी जाएगी। सिंगापुर पोस्ट के अनुसार दुरंत रेखा का हवाला देते हुए पाकिस्तान तालिबान को ब्लैकमेल कर रहा है। वहीं तालिबान सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दुरंत रेखा के पास इस तरह की शर्तें अस्वीकार हैं। बता दें कि दुरंत रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पारंपरिक पश्तूनों को विभाजित करती है। हाल में ही पाकिस्तान को अफगानिस्तान के नए शासक तालिबान ने बड़ा झटका दिया और दुरंत रेखा पर तारबंदी का विरोध किया है। पश्तून टीवी से तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के साथ साझा की जाने वाली 2640 किलोमीटर की सीमा पर तारबंदी करने के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए सहमत नहीं हैं, इस पर उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी है। प्रवक्ता ने इस दौरान इशारा किया कि वो सरकार बनने के बाद ही इस मुद्दे पर अपने रुख की घोषणा करेंगे। इससे पहले एक बार तालिबान के प्रवक्ता ने सीमा पर तारबंदी का विरोध किया था तो पाकिस्तान ने शुरुआती अक्टूबर महीने में चमन बॉर्डर को बंद कर दिया था, जो अफगानिस्तान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर दिन अफगानिस्तान के लोग समेत हज़ारों ट्रकों की आवाजाही होती है। 1893 में सर हेनरी मोर्टिमर डुरंट के नेतृत्व में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक द्वारा अफगानिस्तान के तत्कालीन अमीर अब्दुल रहमान के साथ एक समझौते के माध्यम से सीमांकन किया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्रांस के शीर्ष नेताओं से मिले डोभाल, रक्षा संबंधों, आतंकी खतरों पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को फ्रांस के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्षिक रणनीतिक बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया। भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता की 35वीं बैठक के अवसर पर डोभाल ने फ्रांस के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोन और राष्ट्रपति के मुख्य सैन्य सलाहकार एडमिरल
फिलिप रोलैंड के साथ वार्ता की। फ्रांसीसी विदेश मंत्री के साथ बातचीत में कानून के शासन के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और खुली आवाजाही के महत्व पर बात हुई। नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने एक बयान जारी कर बताया कि दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और असैन्य परमाणु ऊर्जा समेत सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और गहरा करने की ज़रूरत भी बताई है। बयान में कहा गया है कि रोम में फ्रांसीसी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत की पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री ने फ्रांस और भारत के बीच आपसी विश्वास के महत्व को रेखांकित किया है। बैठक के दौरान NSA डोभाल ने कहा कि फ्रांस भारत का प्रमुख वैश्विक और हिंद प्रशांत क्षेत्र का साझेदार है। दोनों देशों ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच हुई बातचीत से सामने आए विजन को दोहराते हुए ये माना है कि उनकी साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर और रणनीतिक स्वायत्तता, कानून के शासन, बहुध्रुवीयता और बहुपक्षीयता के साझा विश्वास के बूते हिंद प्रशांत में स्थायित्व, सुरक्षा और शांति को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी ने अचानक अफसरों की बुलाई बैठक, जानिए किन किन बातों पर हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बाद यूपी के कानपुर में मिल रहे जीका वायरस के मरीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है। जीका को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अफसरों संग उच्च स्तरीय बैठक भी की है। बैठक में सीएम ने कोविड-19 टीकाकरण, प्रदेश में जीका वायरस के प्रसार और राज्य में अन्य मुद्दों पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अगले 2 महीनों में प्रतिदिन 25 से 30 लाख लोगों तक टीकाकरण का लक्ष्य रखा जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य सचिव को राज्य के सभी सीएमओ के साथ बैठक कर कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीकाकरण पर कार्रवाई तेज करनी होगी। वहीं आपको बता दें कि जीका वायरस को लेकर अफसरों संग हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रेसिंग, परीक्षण, उपचार और टीकाकरण की नीति के सही कार्यान्वयन के कारण राज्य में कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण है। पिछले 24 घंटे में 72,969 नमूनों का परीक्षण किया गया है और केवल 7 संक्रमित मिले हैं। शनिवार को राज्य में सक्रिय कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 83 है, जबकि 16,87,207 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश के कई राज्यों के साथ कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में हमें और सावधान रहने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने आगे निर्देश दिया कि दूसरे राज्यों से यूपी आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बस, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। COVID यानी कि कोविड-19 उपाय के प्रभावी कार्यान्वयन का पालन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ 28 लाख से ज़्यादा कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। सीएम ने कहा कि टीके के दोनों खुराकों के प्रशासन द्वारा 3 करोड़ 37 लाख 70 हज़ार से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 के सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी, वैट में कटौती के लिए केजरीवाल के घर के पास दिया धरना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने शनिवार को राजधानी में फ्लैग स्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास धरना देकर पेट्रोल तथा डीजल पर मूल्यवर्धित कर में कटौती करने की मांग की है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करते हुए कहा कि जब तक केजरीवाल पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी की घोषणा नहीं करते, पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल सरकार को आम आदमी की फिक्र नहीं है और वो इस वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता की भावनाओं को समझते हुए एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर देशवासियों को तोहफा दिया है, लेकिन केजरीवाल सरकार को जनता की चिंता नहीं है, इसलिए पेट्रोल डीजल पर वो वैट कम नहीं करना चाहती। भाजपा शासित प्रदेशों द्वारा पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने से वहां की जनता में खुशी का माहौल है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार अभी भी सो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अब भाजपा शासित राज्यों तथा आम आदमी पार्टी के शासन वाली दिल्ली के बीच पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार को अब बिना देरी के पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी की घोषणा करनी चाहिए।
केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर कम करने की घोषणा की थी। ताकि दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के अरुणाचल प्रदेश के पास विवादित क्षेत्र में बसाया गांव, अमेरिकी रिपोर्ट में सामने आई ड्रैगन की काली करतूत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन से जुड़े सैन्य और सुरक्षा विकास की सालाना रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच विवादित क्षेत्र में 100 घरों का गांव बसा दिया है। भारत और चीन के बीच ये गांव और अन्य बुनियादी ढांचों को तनाव का बड़ा कारण बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत द्वारा किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। और ये भी कहा गया है कि चीन का कहना है कि भारत के उकसावे के बाद ही चीन ने सेना की अतिरिक्त टुकड़ी की तैनाती की है और जब तक भारत पुरानी स्थिति पर नहीं जाता तब तक सेना की टुकड़ी को वापस नहीं ले सकता चीन। तो दोस्तों, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी करने के मूड में है चीन, लेकिन भारत की सेना दे रही है लगातार मुंहतोड़ जवाब और पूरी तरीके से तैयार है भारत की सेना। और MM-99 ने भी इसी वक्त चीन की सीमा का दौरा किया है और युद्ध की तैयारियों का जायजा और समीक्षा की है। तो दोस्तों, अगर आपको देश की सेना पर पूरा भरोसा है कि चीन के हर नापाक हरकत को फेल कर देगी देश की सेना, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।